आप लोगों के रिकॉर्ड स्टडी किए। अब आपको पता है नॉर्मली हेल्दी लोगों की रेशो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बीमार लोगों की। तो जब आप डेटा सेट बनाओगे तो डेटा सेट में 90% लोग ऐसे होंगे, 95% लोग ऐसे होंगे जिनको कोई बीमारी नहीं है और 5% केसेस होंगे जिसमें मान लो कैंसर है। 95 केसेस में नहीं है और 5 केसेस में। अब आपका मॉडल ज्यादा किस डेटा से ट्रेन हो रहा है? जिसमें नहीं है, उन केसेस से ट्रेन हो रहा है। तो मॉडल ज्यादा पैटर्न्स किसके पकड़ रहा है? जिसमें बीमारी नहीं। जो बीमारी है वो तो मेरे पास सिर्फ 5 केसेस थे, तो उसको अगर उसने उन 5 से ट्रेन हुआ भी तब भी उसको उतने अच्छे से उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई ना उस टॉपिक की। जब उसकी प्रिपरेशन ही नहीं अच्छे से हो पाई तो जब वो रियल टाइम उसे डेटा मिलेगा तो उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही रहेगी ना कि वो नहीं है डिटेक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम रहेगी। ठीक है, जैसे आपको एक पेपर में एक टॉपिक जो आना है उसकी आपने तैयारी बहुत कम करी है, उसके आपके पास क्वेश्चन ही बहुत कम थे और बाकी के आपने बहुत तैयारी की। अब वो बाकी वाले से क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर दोगे, पर जिसकी तैयारी कम करी है वहां से जब क्वेश्चन आएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप उसे सही कर दो क्योंकि आपने प्रैक्टिस कम करी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और एक्चुअली हमारे को तो वही करना है, हमारे को तो वही, अगर बीमारी वाला केस आता है उसी को तो पकड़ने के लिए हम बना देंगे। तो जब भी इम्बैलेंस डेटा सेट्स होते हैं तो मॉडल को क्योंकि ट्रेनिंग ज्यादा एक क्लास से मिल जाती है तो वो उस क्लास को प्रेडिक्ट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू अदर। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने डेटा सेट को बैलेंस करना। बैलेंस डेटा सेट मतलब कि एक क्लास के 60 रिकॉर्ड्स है तो दूसरे के 40, दैट इज बैलेंस। उसको ये नहीं कह सकते कि इसमें इम्बैलेंस है। पर अगर एक क्लास के 95 रिकॉर्ड्स है दूसरे के 5, दैट इज इम्बैलेंस। उस डेटा सेट से आप अपने मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकते। अगर आपको डेटा सेट से मॉडल को ट्रेन करना है तो उसमें एक बैलेंस होना जरूरी है। बराबर 50-50 भी नहीं, 50-50 भी हो तो दैट्स गुड, पर अगर 60-40 भी हो तो भी चलेगा, अगर 65-35 भी हो तो भी चलेगा। और अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है तो आपको उस डेटा सेट को पहले बैलेंस आउट करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप डेटा सेट को बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं? एक क्लास के 95 रिकॉर्ड्स दूसरे के 5, बैलेंस कैसे करें? एक तरीका तो ये है कि उसके भी बाकी सब छोड़ देती हूँ, 5 उसके लेती हूँ, 5 उसके लेती हूँ, उन 10 से ट्रेन कर देती हूँ, जिसको अंडर सैम्पलिंग कहते हैं। हमने क्या कर दिया? अंडर सैम्पलिंग कर दिया, हमने सैंपल्स ही कम कर दिए। माइनॉरिटी क्लास के बराबर मेजॉरिटी क्लास के हम रिकॉर्ड्स ले आए, बट दिस इज नॉट गुड क्योंकि इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है। आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो आपके पास थे आप उनसे ट्रेन नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये अंडर सैम्पलिंग वाली अप्रोच तो नहीं चलेगी। दूसरा अप्रोच क्या है? एक के 95 रिकॉर्ड्स है, एक के 5 है, उनको रिपीट करके उनको भी 95 कर दो। ठीक है, दोनों के 95 हो गए, पर जो सेकंड क्लास थी जिसके 5 रिकॉर्ड्स थे आपने उसका डेटा रिपीट किया, नई इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने उसी इंफॉर्मेशन को बार बार क्या किया? लर्निंग तो नई चीज से होती है ना। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार करी जाओ, उससे थोड़ी लर्निंग होती है। लर्निंग तो होती है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को विजिट। तो ये भी तरीका नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या करते हैं? हम सिंथेटिकली रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, माइनॉरिटी क्लास के सिंथेटिक रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। इसके लिए यूज होता है स्मोट। स्मोट स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवरसैम्पलिंग टेक्निक। सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवरसैम्पलिंग टेक्निक। जो माइनॉरिटी क्लास है उसके हमें नए सैंपल्स क्रिएट करने हैं। जो माइनॉरिटी क्लास है उसके हम क्या करते हैं? नए सैंपल्स क्रिएट। अब ये नए सैंपल्स कैसे क्रिएट करेंगे? हम अपनी मर्जी से कैसे डेटा क्रिएट कर देंगे? डेटा क्रिएट करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊं। मान लो कि मेरे पास माइनॉरिटी क्लास के 5 रिकॉर्ड्स थे। मैंने क्या किया? ग्राफ के ऊपर उन 5 रिकॉर्ड्स को प्लॉट किया। वो 5 रिकॉर्ड्स प्लॉट हो गए। फर्स्ट उठाया, रैंडम एक रिकॉर्ड उठाया, उसको उसके नियरेस्ट नेबर से कनेक्ट किया, जो उसकी क्लास का उसके नियरेस्ट पड़ा हुआ है उससे कनेक्ट किया। एक लाइन बन गई दोनों को कनेक्ट करते हुए।
ऊपर नए पॉइंट्स बनाते हैं, वो मेरा नया सिंथेटिक डेटा। ठीक है, एक माइनॉरिटी क्लास का रिकॉर्ड मान लो 80-20 पे और दूसरा 40-40 पे, उन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। उस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, सिंथेटिक पॉइंट्स। फिर ऐसे इसको उठाया, दूसरे नेबर से कनेक्ट किया, फिर उसके सिंथेटिक पॉइंट्स जनरेट किए, फिर इसको तीसरे से ऐसे कनेक्शंस बना के माइनॉरिटी क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में हमने क्या कर दिया, सिंथेटिक डेटा जनरेट। इससे क्या होगा, इससे कुछ हद तक वो जो सिंथेटिक डेटा होगा वो ओरिजिनल जो आपके 5 रिकॉर्ड्स थे उसके जैसा। ठीक है, तो ये अप्रोच यूज होती है स्मोट के अंदर टू क्रिएट न्यू इंस्टेंसेस, क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ माइनॉरिटी क्लास। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम ये स्मोट कैसे यूज कर सकते हैं। एक डेटा सेट दिखाऊंगी जिसमें हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, मल्टीपल क्लासेस हैं, किसी क्लास के रिकॉर्ड ज्यादा है, किसी के कम है, मैंने सबके रिकॉर्ड्स बराबर लाने हैं और बराबर लाके काम करना। ठीक है, इंपोर्ट pandas as pd df is equal to pd dot cuisines.csv, ये मेरा एक डेटा फ्रेम, ये एक डेटा फ्रेम है। क्यूजीन कौन से क्यूजीन का खाना है, उसमें अल्फाबेट यूज हुआ है या नहीं, उसमें ये इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, ये इंग्रेडिएंट यूज हुआ, कौन से इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली मुझे क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंगली क्यूजीन डिटेक्ट करना। अगर आप देखो इसमें कितने क्यूजीन्स हैं, डॉट वैल्यू इसमें 5 क्यूजीन्स हैं। कोरियन क्यूजीन के 799 रिकॉर्ड्स हैं, इंडियन के 598 और थाई के 288। इम्बैलेंस है क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस का डेटा बराबर नहीं है, किसी का ज्यादा डेटा है, किसी का कम। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो आप इसका एक बार चार्ट भी डॉट डॉट ऐसे, ये आपको बात वही है कि कोरियन के रिकॉर्ड ज्यादा है और बाकी क्लासेस के रिकॉर्ड्स कम। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन सारी क्लासेस के रिकॉर्ड्स को बराबर लाना, सबके सिंथेटिक रिकॉर्ड्स क्रिएट होना है, जो मेजॉरिटी क्लासेस सबके उसके बराबर आना है। इसके 799 थे, बाकी सबके भी 799 रिकॉर्ड्स हो जाए, ये मेरा टास्क। ठीक है, क्लियर है। क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स के बेस पे मुझे क्यूजीन्स प्रेडिक्ट और पहले थोड़ा सा डेटा प्रोसेसिंग करती हूँ, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो सब खानों में यूज होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जो हर तरह के खाने में यूज होते हैं। अब अगर मैं उन क्यूजीन्स, उन इंग्रेडिएंट्स पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगी तो वो तो सबके लिए बराबर ही है ना, तो वो तो डिस्टिंग्विशिंग नहीं है ना। तो पहले मैं क्या करती हूँ, हर क्यूजीन के इंग्रेडिएंट्स निकाल के कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें कॉमन, उनको रिमूव कर, जो सब में आ रहे हैं ना उनको क्या कर देती हूँ, रिमूव। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा प्री प्रोसेसिंग का मेथड बनाती हूँ। मैंने क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स डिटेक्ट, इंग्रेडिएंट डीएफ, क्रिएट इंग्रेडिएंट डीएफ, मैंने एक फंक्शन, मैं इसे एक डेटा फ्रेम पास करूंगी। ये उस डेटा फ्रेम में से मुझे क्या दे देगा, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट डीएफ इज इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप। पहले तो इसमें 2 कॉलम्स हैं, डीएफ डॉट टी होता है ट्रांसपोज करने के लिए। अभी ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हैं ना, तो मैंने उसको ऐसे टी ट्रांसपोज कर लिया। डॉट ड्रॉ क्यूजीन और एक कॉलम था मेरा, एक कॉलम का नाम
मेरे फालतू कॉलम है, इनको मुझे हटाना। DF डॉट ड्रॉप, ये दो कॉलम्स मैंने ड्रॉप कर दिए, ये दोनों कॉलम्स मैंने ड्रॉप कर दिए। डॉट सम, डॉट सम, मुझे सम करना है कि इंडियन क्यूजीन में आलमंड कितनी बार आ रहा है, एप्रिकॉट कितनी बार आ रहा है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स कितनी बार आ रहा है। डॉट सम एक्सेस इक्वल टू 1 डॉट टू फ्रेम, इसका एक डेटा फ्रेम बना दे, एक कॉलम का नाम दे। अभी मुझे इसमें आगे कोड करना है, मैं सिर्फ आपको अभी रिटर्न करके दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है। इनमें से मैं इंडियन वाला डेटा उठाती हूँ। डेटा फ्रेम में से वो वाले रिकॉर्ड्स जिनका इक्वल टू इंडियन है, वो रिकॉर्ड्स उठाए। क्रिएट इंग्रेडिएंट डेटा फ्रेम, क्रिएट इंग्रेडिएंट डेटा फ्रेम, इसको मैंने इंडियन डेटा फ्रेम। देखो जरा इससे क्या होता है। इंडियन खाने में 24 डिशेस ऐसी हैं, 24 रिकॉर्ड्स में आलमंड यूज हो रहा है, 10 रिकॉर्ड्स में यीस्ट यूज हो रहा है, और 141 रिकॉर्ड्स में कईयों में एप्पल यूज हो रहा है, ठीक है। मेरे को क्या पता चल गया कि इंडियन खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेजॉरिटी में यूज। क्या किया मैंने, पहले मैंने डेटा फ्रेम में से सिर्फ इंडियन वाले फूड्स निकाले जिनका क्यूजीन इंडियन है, फिर मैंने उसे किससे पास किया, क्रिएट इंग्रेडिएंट डेटा फ्रेम, उसको ट्रांसपोज किया, रिकॉर्ड जैसे आ गए। फिर मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू जो आपके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सम, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे और करना है, इसमें जहां जहां जीरो आ रहा है ना उनको मुझे ड्रॉप आउट करना है, और इसको मुझे सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि जो सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट आ रहा है वो सबसे पहले आए, ठीक है। तो अब मैंने इसमें आगे किया इंग्रेडिएंट DF, इंग्रेडिएंट DF के अंदर ingredient DF dot T not equal to 0 dot, जहाँ पे 0 आ रहा होगा वो वाले रिकॉर्ड्स 0 वाले रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्या किया मैंने, जहाँ पे भी ट्रांसपोज करके नॉट इक्वल टू 0 डॉट एन, एक भी रिकॉर्ड 0 ना हो वो वाले ही रिकॉर्ड्स मैंने सिर्फ। अब मैं इसको सॉर्ट भी कर दूंगा, डॉट सॉर्ट वैल्यूज y इज इक्वल टू वैल्यू वाले कॉलम पे सॉर्ट करना है, ascending is equal to false, ascending is equal to, देखना इससे सॉर्ट होके भी आएगा। क्यूमिन इंडियन खाने में 361 बार यूज हुआ, टर्मरिक 304, अनियन इतनी बार, ये मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट्स आते इंडियन खाने के, मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ऐसे मुझे हर क्यूजीन के क्या करने हैं, मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट निकालने। जैसे इंडियन खाने के आगे ऐसे मैं बाकी थाई, जापानीज सबके निकालती हूँ,
फिर मुझे ये पता चल जाएगा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो सब में कॉमन है, ताकि उनको मैं हटा दूं। प्रेडिक्शन करने से पहले उनको मैं हटा दूं, क्योंकि वो मेरी प्रेडिक्शन में वो फीचर्स यूजफुल नहीं हो। ठीक है, सारे देखने की बजाय इसमें मैं क्या करती हूँ, गेट माय डॉट ये मैंने इंडियन खाने के 5 सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स निकाले। सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे ही मुझे पांचों कुजीन्स के लिए रिपीट करना है। अब ऐसे मैं चाइनीज का निकालती हूँ। चाइनीज दिए, इसमें मैंने वो रिकॉर्ड्स उठाए डेटा फ्रेम में से जिनका कुजीन क्या है, चाइनीज। ठीक है, देखो जरा चाइनीज इंग्रेडिएंट्स आगे, सेसमे ऑयल, लेग्यूम्स, सोया सॉस, जिंजर, गार्लिक, ये उनके कॉमन इंग्रेडिएंट्स आ गए। ऐसे ही मैं थाई, कोरियन, सारे खानों के, जापानीज सारे खानों के अलग अलग कॉमन इंग्रेडिएंट्स निकालूं। ठीक है, मैंने फंक्शन डाली ना, फंक्शन को अलग अलग डेटा पास करूंगी, वो मुझे हर किसी के कॉमन इंग्रेडिएंट्स देगा। सिमिलरली मैं करती हूँ जापानीज या थाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाय इंग्रेडिएंट्स जिंजर, सिनेट्रो, फिश, गार्लिक। आप देखोगे जिंजर और गार्लिक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ज्यादातर सब तरह के खाने में जिंजर और गार्लिक बड़े कॉमन इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ऐसे आप पांचों को देख सकते हो। मैंने देखा हुआ, मुझे पता है जिंजर गार्लिक इसमें सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक्स में मैंने डेटा लिया, df.drop cuisine ड्रॉप किया, क्योंकि ये तो मेरा टारगेट है, कुजीन तो मेरा टारगेट है, इसलिए मैंने ड्रॉप किया। इसके अलावा मैंने जिंजर ड्रॉप किया क्योंकि ये सब में कॉमन है, गार्लिक ड्रॉप किया, एंड आई थिंक इनमें से 4 खानों में फिश में कॉमन है। वो आप देख लेना, पहले 10-10 ना सबके प्रिंट करा के देख लेना, तो सबसे कॉमन 2-3 होंगे उनको रिमूव करो। ठीक है, और इसके अलावा एक कॉलम मेरा स्टार्टिंग में था अननेम्ड फील्ड, ये तो मुझे चाहिए। ये कॉलम मैंने ड्रॉप कर दिए, ये मेरा x वाला डेटा, और y में क्या आया, सिर्फ क्यूजीन वाला कॉलम मेरा क्या आ गया, x और y दोनों डेटा क्या हो गए, फीचर्स अलग हो गए और टारगेट। अब फ्रॉम, अभी मुझे क्या करना है, अगर आप y डॉट वैल्यू काउंट्स देखोगे तो अभी मैंने सिंथेटिक डेटा तो बनाया नहीं ना। जब तक मैंने सिंथेटिक डेटा बनाया नहीं तो रिकॉर्ड्स इम्बैलेंस्ड है। अब मुझे स्मोड यूज करना है और इन सारी क्लासेस के डेटा को बराबर लाना। अब इन सारी क्लासेस के डेटा को बैलेंस आउट करना है, बराबर। तो इसके लिए आप लिखेंगे pip install imb load, imbalanced load, imb load, ये मॉड्यूल है, आप इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास इंस्टॉल है, मैं दोबारा से नहीं कर रही। pip install imb, मैंने लिखा from imb learn
learn dot over sampling import mode. ठीक है, कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया. माइनॉरिटी क्लासेस के नियरेस्ट नेबर्स को ज्वाइन करके उसके ऊपर सिंथेटिक डेटा बनाते हैं. आप ओवर सैम्पलर स्पोर्ट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया. स्पोर्ट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया. बैलेंस x, बैलेंस y, बैलेंस x, बैलेंस y is equal to over sampler dot fit underscore resample x comma y. fit underscore resample ये क्या करेगा? सिंथेटिक डेटा माइनॉरिटी क्लास का क्रिएट करेगा. अब बैलेंस x और y में सारी क्लासेस के बराबर बराबर रिकॉर्ड. ठीक है, देखो आप बैलेंस y डॉट वैल्यू काउंट्स देखो, सारी क्लासेस के आपके पास सिंथेटिक रिकॉर्ड्स क्रिएट करके बराबर बराबर रिकॉर्ड्स सबके 799 रिकॉर्ड्स हो गए. ये जितने सारे इसने सिंथेटिक रिकॉर्ड्स बनाए, पहले हाई के 289 रिकॉर्ड्स थे, इसने अराउंड 500 रिकॉर्ड्स इसके लिए नए बनाए. ऐसे सारी क्लासेस के उसने क्या कर दिए, इतने इतने रिकॉर्ड्स. अब मेरा डेटा सेट बैलेंस है, इसमें हर क्लास का बराबर डेटा है. ठीक है, अब मेरा डेटा सेट बैलेंस आउट हो गया, इसमें हर क्लास का बराबर बराबर डेटा. अब अगर मैं मॉडल को ट्रेन करूंगी तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास ज्यादा मिल रही है, दूसरी सब बराबर मिलेगी. ठीक है, उससे उसकी प्रेडिक्शन क्वालिटी इंप्रूव हो. तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, बैकग्राउंड में इसमें वही प्रोसेस. एक माइनॉरिटी क्लास पकड़ी, जैसे थाई पकड़ा, उसके 289 रिकॉर्ड्स हैं, एक को उठाया, उसके नियरेस्ट ज्वाइन किया, उस पे कुछ रिकॉर्ड्स प्लेस किए, दूसरे से ज्वाइन किया, उस पे कुछ रिकॉर्ड्स. ऐसे सिंथेटिक डेटा आपके लिए जनरेट. अब हम लगाएंगे इसके लॉजिस्टिक फ्रॉम sklearn dot model selection import train test from sklearn dot model selection import train test script from sklearn dot linear model import logistic x train x test y train y test train test split x y test size and random. ठीक है, अब मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल LR mod is equal to लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. LR mod is equal to लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. LR mod डॉट फिट किया x train, मॉडल ट्रेन हो गया. ठीक है, अब हम प्रेडिक्शन करा के देखते हैं कि कौन सा खाना किस किसी. ठीक है,
y prediction is equal to LR mod dot predict, टेस्ट डेटा दिया, हमने कहा प्रिडिक्शन कैसे करेगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सॉफ्टमैक्स यूज होता है। सॉफ्टमैक्स यूज करके हर क्लास की अलग अलग क्या निकल आती है, प्रोबेबिलिटी, जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो क्लास। तो बाय प्रोबेबिलिटीज बीइंग predict underscore program, ठीक है। अब मैं आपको एक डेटा फ्रेम में डाल के दिखाती हूँ कि पहले रिकॉर्ड के लिए प्रोबेबिलिटीज क्या आई, एक्चुअली उसकी क्लास क्या थी और आपने प्रिडिक्ट किया, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि सही से प्रिडिक्शन हो रही है। RES इज इक्वल टू एक डेटा फ्रेम बनाया, RES is equal to PD dot data frame, डेटा फ्रेम बनाया, डेटा क्या डाला, जो प्रोबेबिलिटीज आई, डेटा क्या डाला, जो प्रोबेबिलिटीज, और कॉलम्स का नाम क्या है, हर क्लास का नाम जिसकी प्रोबेबिलिटी आई, LR mod dot classes underscore एक एक क्लास का नाम, क्लास के नाम से कॉलम बन जाएंगे और एक एक रिकॉर्ड के लिए उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी आई। अब इसमें और कॉलम डालो, एक्चुअल वाई टेस्ट में उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या, वाई टेस्ट डॉट, और प्रिडिक्टेड, आपने क्या प्रिडिक्ट किया, बाय प्रिडिक्शन में जो, ठीक है। प्रिंट करा के देखो, आपको पता चल जाएगा एक एक टेस्ट रिकॉर्ड के लिए कितनी कितनी हर क्लास की प्रोबेबिलिटी आई, ठीक है, एक्चुअल प्रिडिक्शन क्या थी और मेरी जीरोथ रिकॉर्ड जो मेरा पहला टेस्ट रिकॉर्ड था उसका एक्चुअल कोरियन क्यूजीन का वो खाना था और मैंने प्रेडिक्ट भी कोरियन ही किया। कैसे, ये देखो चाइनीज की प्रोबेबिलिटी कितनी, इंडियन की कितनी, जापानीज की कितनी, कोरियन की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैंने प्रेडिक्टेड क्लास दिया, ठीक है। ऐसे आप देखोगे जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो क्लास असाइन। आप हमेशा सही नहीं होगा, कहीं कहीं गलती भी होगी, जैसे ये लास्ट रिकॉर्ड में, लास्ट रिकॉर्ड में एक्चुअली वो क्या खाना है, जापानीज, और मैंने क्या प्रेडिक्ट किया, चाइनीज, और गलती भी थोड़ी बहुत नहीं है, काफी बड़ी गलती, क्योंकि जापानीज की चाइनीज की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 85 को, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, 45 40 55 का डिफरेंस, ऐसा नहीं, 85% प्रोबेबिलिटी से मैं कह रही हूँ कि ये चाइनीज है, वेयर एज 13% चांस में कह रही हूँ जापानीज का, जबकि उसकी एक्चुअल क्लास जापानीज। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा कुछ और ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स होंगे जो चाइनीज और जापानीज खाने में रिपीट होते होंगे, मैंने वो फीचर्स रख लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 2-3 ड्रॉप किया ना, मैंने ज्यादा चीजें ड्रॉप नहीं की, ठीक है, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज कर दिया। बट मेजॉरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स में आप देखोगे ये सही, किसी का भी रिकॉर्ड में गलती होगी, मॉडल 100% टू ब्लेम होता भी नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इट इज गिविंग। आप देखना यही सेम काम करना, आप ना बैलेंस मत करना डेटा सेट, आप सिर्फ बैलेंसिंग वाली 3-4 लाइन छोड़ दो, फिर करके देखो, फिर क्या होगा, क्योंकि उसे एक तरह के खाने का रिकॉर्ड ही कम मिले हैं तो उसकी प्रेडिक्शन गड़बड़ और ज्यादा गड़बड़ आना, ठीक है। तो कभी भी आपके पास ये प्री रिक्वेस्ट होती है, अगर आपके डेटा सेट को आप क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बना रहे हैं, आप देखते हैं आपके पास डेटा सेट है, उसमें एक तरह का डेटा ज्यादा है, दूसरी तरफ का कम है, तो आप सिंथेटिक डेटा बनाते हैं ताकि दोनों क्लासेस से बैलेंस तैयार हो। जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस
मान लो कि मेरे पास रिव्यूज का डेटा सेट है और मेरे पास रिव्यूज ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत कम, तो मॉडल अच्छे से नेगेटिव से भी ट्रेन हो सके उसके लिए मुझे स्पोर्ट यूज करके सिंथेटिक रिकॉर्ड्स बनाने। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने किया मल्टी क्लास। अब थर्ड तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बाइनरी समझ में आ गई, मल्टीपल क्लासेस हो तो कैसे हैंडल करना है वो। अब तीसरी तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन। मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? जैसे एक मूवी को एक से ज्यादा जॉनर्स असाइन हो सकते हैं, कॉमेडी भी है उसके साथ साथ कुछ और एक्शन भी है, ठीक है, ऐसे दो जॉनर्स असाइन। अब आपकी आउटपुट एक क्लास नहीं है, मल्टी क्लासेस हो सकते हैं। एक रिकॉर्ड वो एक क्लास को भी बिलोंग कर सकता है, दूसरी क्लास को भी। आउटपुट में एक क्लास से आएगी, मल्टी क्लास, ठीक है। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कैसे काम करती है ये अब हमने, ठीक है। जैसे मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है जैसे मूवीज का ही मान लो, मूवी का टाइटल आ गया जैसे एक्शन और कॉमेडी, एबीसी कोई मूवी, ठीक है। इसका ये कुछ कंटेंट और जो इसका आउटपुट, जो मेरा टारगेट वेरिएबल है, टारगेट में दो क्लासेस हैं, एक्शन में और ठीक है, ऐसे मल्टीपल जॉनर्स। अब आपको क्या करना है, आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा रिकॉर्ड किस कैटेगरी में। अब इसमें बाइनरी में, मल्टी क्लास में और इसमें डिफरेंस है। बाइनरी में तो क्या होता है, आप एक क्लासिफायर बनाते हैं, ट्रू केस की प्रोबेबिलिटी फॉल्स, अब ट्रू की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फॉल्स की सिग्मॉइड लगा के ट्रू की निकालते हैं और फॉल्स की कर लेते हैं 1 - जब आप मल्टी क्लास कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप हर किसी के लिए, जितनी क्लासेस हैं हर किसी के लिए अलग अलग कोएफिशिएंट्स बनाते हैं, हर किसी के लिए अपना लॉजिक स्कोर्स निकालते हैं, हर किसी का अपना आप क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो आप असाइन करते हैं। अब यहाँ पे तो एक चीज को एक से ज्यादा कैटेगरीज, यहाँ क्या मैक्स, यहाँ क्या मैक्स होगा, जितनी आपकी टारगेट क्लास है, जैसे टोटल कोई एक्शन कॉमेडी है, कोई ड्रामा हो सकती है, ऐसे मान लो कि आपकी टोटल क्लासेस 3 है, टोटल क्लासेस 3 है, मूवी या एक्शन होगी या कॉमेडी होगी या ड्रामा होगी या तीनों भी हो सकती है या कोई दो हो सकती है, ठीक है। तो मेरे पास क्लासेस कितनी है, एक ड्रामा, एक एक्शन और एक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 मॉडल बने, 3 मॉडल बने, एक साथ 3 मॉडल बने, ठीक है। जैसे एक हो गया ड्रामा वर्सेस रेस्ट, ड्रामा वर्सेस, ये पहला मॉडल। जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन में नहीं होता, ट्रू वर्सेस जो भी बाकी फॉल्स, ठीक है। तो एक ये बन गया ड्रामा वर्सेस, दूसरा बनेगा एक्शन वर्सेस रेस्ट और तीसरा बनेगा कॉमेडी वर्सेस, ठीक है। अब आप इसे समझो कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम, जो बाइनरी क्लासिफिकेशन में होता था वही सब अब यहाँ होगा। इसके लिए ये मॉडल क्या करेगा, ड्रामा वर्सेस रेस्ट, उसके लिए वेट्स निकालेगा, कोएफिशिएंट्स निकालेगा, इसका z निकालेगा, फिर इसके ऊपर सिग्मॉइड लगाएगा, सॉफ्टमैक्स निकालेगा, सिग्मॉइड लगा के आपको एक प्रोबेबिलिटी स्कोर देगा। ये प्रोबेबिलिटी स्कोर कुछ भी हो सकता है, जैसे 0.2,
कि ड्रामा होने की प्रोबेबिलिटी 0.34 है वर्सेस स्लैश ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.3 कि ड्रामा नहीं है वो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0. मतलब आप समझो कि ये एक अलग बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम चल रही है कि ये मूवी ड्रामा में आती है या नहीं आती. ये अब ये प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी हुई ये है कि ड्रामा है या नहीं. ठीक है, ऐसे एक्शन के लिए मैंने अलग वेट्स निकाले. ये एक अलग बाइनरी क्लासिफिकेशन चल रहा है. यहाँ पे अलग वेट्स निकले, अलग z निकला, उसके ऊपर फिर सिग्मॉइड लगाया और इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो आई 0.78. इसका मतलब इसकी एक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.2. ऐसे ही तीसरे को भी अलग से किया. कॉमेडी होने की प्रोबेबिलिटी वेट्स निकाले, सिग्मॉइड लगाया, इसकी प्रोबेबिलिटी आई मान लो 0.9. These are all individual probabilities. They are not adding up to 1. ये अलग-अलग probabilities है, ये add up to 1 नहीं हो रही. ये comedy versus rest की probability. कि comedy होने की probability 0.96 है और ना होने की probability 0.0. आपस में ये तीनों add होके 1 नहीं होंगी. ठीक है? अब मैं क्या करूँगी? Threshold से compare करूँगी. ये 0.5 से ज्यादा है नहीं, इसका मतलब ये ड्रामा नहीं. ये 0.5 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये एक्शन है. ये 0.5 से ज्यादा है इसका मतलब ये कॉमन. इसको एक्शन भी मिलेगा तो अंदर इसको कॉमन. ऐसे क्या हो जाएगी मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन. बेसिकली मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अलग-अलग क्लासिफायर्स बनते हैं फॉर ईच क्लास. हर क्लास के लिए अलग-अलग classifier. That class versus all the rest. Second class versus all the rest. हर किसी पे बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम चलती है. हर किसी की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है. जिस की प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड से ज्यादा वो लेवल्स हम असाइन कर देंगे, जिसकी नहीं वो असाइन. क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इस तरह के नहीं एक नहीं, जितनों का थ्रेशोल्ड से ज्यादा उतने लेवल्स असाइन. मल्टीपल लेवल्स मिलेंगे. ठीक है, अब इसके लिए ये प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. पर इसके लिए रियल टाइम डेटा सेट यही वाला मिलता है, मूवी जॉनर्स वाला. अदरवाइज नॉर्मली कोई ऐसे डेटा सेट मिलते नहीं. क्या अगर क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे डेटा सेट है नहीं, तो मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन यही वाला है. पर ये वाला मैं अभी इसलिए करा रही हूँ, मैंने अभी आपको एनएलपी नहीं कराया. इसमें टेक्स्ट आएगा तो पहले मेरे को एनएलपी कराना पड़ेगा, तब मैं ये कराऊंगी. तो अभी मैं कुछ सिंथेटिक डेटा बना के, वेट क्लासिफिकेशन से डेटा बना के मैं आपको करके दिखाती हूँ. मतलब वो कोई रियल डेटा सेट नहीं होगा, वो मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए डेटा सेट बनाऊंगी. ठीक है, बाकी जब हम एनएलपी कर लेंगे तो ये सेम प्रॉब्लम नहीं हम कर सकते. ठीक है, तो अब हम मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले डाटा सेट ही बनाऊं. पहला काम है मेरा फ्रॉम sklearn dot datasets import make multi-level classification from sklearn dot datasets make sklearn dot datasets में make regression, make classification, हर तरह का डेटा जनरेट करने के लिए इसमें मेथड. तो मैंने बोला make multi-level classification कि आपके लिए डेटा जनरेट करेगा. इस डेटा में सैंपल्स कितने चाहिए? 1000 सैंपल्स. तो क्लासेस कितनी चाहिए आपके पास? ये 3 4 जितनी भी क्लासेस आपने मान लो 3 क्लासेस हैं.
लेबल्स, मल्टीपल लेबल्स असाइन करने हैं तो नंबर ऑफ लेबल्स आपने दे दिया, कम से कम 2 लेबल्स तो असाइन करो ही करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको 2 करेगा, अगर 2 थ्रेशोल्ड से नीचे होंगे एक ही होगा तो 1 देगा, पर इसका मतलब है कि मल्टी लेवल, इससे ये स्पेसिफाई हो रहा है कि मल्टी लेवल आओ, ठीक है। और उसके बाद रैंडम स्टेट, इससे मेरा एक सिंथेटिक डेटा जनरेट, ठीक है। आप y को प्रिंट करा के पहले रिकॉर्ड के लिए 0 1 0, इसको ये वाली क्लास मिली, सेकंड रिकॉर्ड को कोई क्लास नहीं मिली, थर्ड को तीनों क्लासेस मिल गई, किसी को 2 भी मिलेगी, ठीक है। जैसे नॉर्मली आपका y क्या होता था, एक आउटपुट होता था 0 1 या 1 2 3, आप हमेशा एक क्लास असाइन कर रहे हो, अब एक नहीं कर रहे हो, अब आप 3 में से तीनों भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, कोई भी नहीं दे सकते, ठीक है। क्लियर है? ये है मल्टी लेवल प्रॉब्लम। ये कौन सी प्रॉब्लम है? मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन की। ओके, प्रॉब्लम 2 बन। अब जरा डेटा स्प्लिट कर लेते हैं। X train, X test, Y train, Y test 2, train test split, X Y, test size, मॉडल उठाना पड़ेगा। sklearn from sklearn dot underscore multi output from sklearn underscore multi output import multi output class। ये बेसिकली एक रैपर है, ये एक रैपर है, ये अपने आप में कोई एल्गोरिथम नहीं है, अपने आप में कोई मॉडल नहीं है, ये एक रैपर है। इसको आप अंदर मॉडल दो, जैसे आप इसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो ये क्या करेगा, हर क्लास का 1 वर्सेस टेस्ट करके हर क्लास का अलग अलग क्या बना देगा, अलग अलग मॉडल्स बना। जैसे आपकी 4 क्लास 3 क्लासेस है ना, तो ये 3 मॉडल्स बना, ठीक है। तो जब भी आपको मल्टी लेवल आउटपुट यूज करनी है तो आपको से, तो मैंने लिखा LR mod is equal to model is equal to multi output classifier, multi output classifier, और इसके बीच में मैंने ले दिया लॉजिस्टिक LR mod logistic object, और यहाँ पे ले दिया, मतलब अंदर ये हर क्लास के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से मॉडल बनाया, ठीक है। और आउटपुट देने के लिए मल्टी आउटपुट क्लास मॉडल डॉट फिट X train Y मॉडल को फिट कर दिया, मॉडल को फिट कर दिया, प्रेडिक्शंस करा लो, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट X
अभी भी एक पीडीएफ चल रहा है, एक मिनट आपको ये फर्स्ट के लिए इसने 1 1 1 दिया, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए 1 1 0 दिया, फोर्थ के लिए ये दिया, फिफ्थ के लिए भी ऐसे। हर रिकॉर्ड के लिए अलग-अलग क्लासेस ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे प्रोबेबिलिटीज दे रहा है, उसको थोड़ा और ठीक है। पहले तो कोड तो बिल्कुल सेम ही है ना, तो इससे तो आपको कुछ चेंज करना है। अब देखो, अगर आप मॉडल डॉट एस्टिमेटर इसने 3 एस्टिमेटर्स बनाए, एस्टिमेटर 0, एस्टिमेटर 1, एस्टिमेटर 2। 3 क्लासेस है ना आपकी। पहली क्लास में होने की प्रोबेबिलिटी वर्सेस रेस्ट, ये एस्टिमेटर 0 एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आप एस्टिमेटर्स ऑफ 1 देखोगे, ये एक अलग लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा। एस्टिमेटर्स ऑफ 2 देखोगे, ये एक अलग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है। फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट वर्सेस रेस्ट एक मॉडल, सेकंड क्लास के लिए सेकंड वर्सेस रेस्ट अलग मॉडल, थर्ड क्लास के लिए थर्ड वर्सेस रेस्ट अलग। आप चाहो तो जैसे जो फर्स्ट वर्सेस रेस्ट है उसके कोएफिशिएंट्स देख लो। ये फर्स्ट क्लास का होने का है, ये फर्स्ट क्लास का है या नहीं, इसके लिए जो उसने लीनियर रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स बनाए होंगे वो कोएफिशिएंट्स। ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले ने अलग कोएफिशिएंट्स बनाए होंगे, थर्ड वाले ने अलग कोएफिशिएंट्स। तीनों अपना अपना प्रोबेबिलिटी सिग्मॉइड लगा के निकालेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड होगा जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा वो क्लास मिलेगी, जो थ्रेशोल्ड से कम वो क्लास कितनी। अभी मैंने आपको नहीं 0 था, बाय प्रेडिक्शन ऑफ 0 पहले रिकॉर्ड की प्रेडिक्शन दिखाई, ये तो 1 1 है, इसी और रिकॉर्ड ये 0 0 1 है ना। अब मैं देखती हूँ इसने इसे 0 0 1 क्यों दिया, क्या प्रोबेबिलिटीज थी, इसने 0 0 1 क्यों। ठीक है, तो मैंने लिखा इसकी जरा प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। y proba model dot predict underscore proba से क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटीज। पर अगर आप इसे ऐसे प्रिंट करा के देखोगे तो ये बहुत आपको अजीब लगेगा, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड में यस की प्रोबेबिलिटी, नो की प्रोबेबिलिटी, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड की सेकंड क्लास को बिलोंग करने की यस की प्रोबेबिलिटी, नो की प्रोबेबिलिटी, फिर फर्स्ट क्लास की, ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है। मैं आपको थोड़ा सा कोड लिख के स्पेसिफिकली जो आपको ये फोर्थ रिकॉर्ड की चाहिए वो वाली उठा के, ठीक है। मैंने लिखा RES all I yes होने की प्रोबेबिलिटी। फोर्थ रिकॉर्ड के लिए, सिर्फ फोर्थ रिकॉर्ड के लिए मैंने कहा, फोर्थ रिकॉर्ड के लिए जितनी प्रोबेबिलिटीज थी उनका फर्स्ट कॉलम, सिर्फ यस वाला कॉलम उठाया, नो नहीं उठाया, सिर्फ यस। ठीक है, पहले की प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड से कम इसलिए 0 आंसर है, नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम इसलिए 0 आंसर है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा इसलिए 1। किसी और रिकॉर्ड के लिए भी चेंज करके निकालो।
4 रिकॉर्ड्स हैं और इधर ज्यादा हो जाएगा। दो रिकॉर्ड्स का दिखाती हूँ 110 111 ये पहले रिकॉर्डिंग है 1 1 होगा ये वाला है ना ऑल्टरनेट चल रहा है 1 ये फर्स्ट रिकॉर्ड का 0 क्लास का 0.58 ये फर्स्ट रिकॉर्ड का सेकंड क्लास का 0.99 ये फर्स्ट रिकॉर्ड का थर्ड क्लास क्योंकि थर्ड क्लास की उसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो इसलिए वहां पे ठीक है। ऐसे ये क्या करता है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन का बेसिकली ये मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को मल्टीपल बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बना देता ठीक है। मल्टीपल बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स बना फिर उस बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में एक वर्सेस रेस्ट करता है फिर उसकी होने और नहीं होने की प्रॉब्लम सेकंड के होने नहीं होने की प्रॉब्लम ऐसे प्रोबेबिलिटीज आप देखोगे अगर मैं एक रिकॉर्ड की प्रोबेबिलिटीज दिखाऊं आप देखोगे कि वो ऐड अप होके 1 नहीं बनती होगी। मैं सिर्फ फोर्थ रिकॉर्ड दिखाती हूँ ये क्या ये प्रोबेबिलिटीज ऐड होके 1 बन रही है नहीं कोई जरूरी नहीं है कि ये बने बाई चांस कभी बनता है तो बनता है पर कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जहाँ मल्टीपल क्लासेस मिलेंगी वहाँ तो 2 की प्रोबेबिलिटी 50 से ज्यादा होगी 50% से ज्यादा होगी ठीक है। तो ये इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज निकल रही है जिस की प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है वो क्लास हम क्या करेंगे असाइन ठीक है। तो ये हमने किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट विद a new algorithm नाइट बेस एल्गोरिथम से हम स्टार्ट करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड एल्गोरिथम है। अगर आपको याद हो प्लस 2 में आपने प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम पढ़ी होगी उस बेस थ्योरम के ऊपर ये बेस ठीक है। तो कल मैं पहले आपको थोड़ा सा